नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 101 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 7 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 6 क्वेश्चनों की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आशा है वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जरूर देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। PDF वगैरह के लिए और वीडियो अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ। तो देखो, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकास प्रणाली और वास्तुकला का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, और ये सभ्यता उस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी, वेल डेवलप्ड सभ्यता थी। और आपको पता ही है, इस सभ्यता का जो प्रमुख क्षेत्र है वो वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में है। इसके कुछ प्रमुख नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बताओ कि भाई वहाँ का जो नगर था वो किस प्रकार से बना था। तो कभी भी कहीं के भी नगर योजना के बारे में आए तो आप ये बताओगे नगरों का निर्माण कैसे हुआ, वहाँ की वास्तुकला कैसी थी, सड़क कैसे बनी थी, नाले कैसे बनी थी, आपको ये बताना है। तो जब आप हड़प्पा की नगर योजना की बात करते हो तो प्री प्लान तरीके से बनाई गई थी, यानी कि एक प्लानिंग से नगर बनाए गए थे। ये नहीं कि बिना नक्शे के बना दिए हों। नगरों को अच्छी तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया था। हड़प्पा के जितने भी नगर थे वहाँ पर सड़कें चौड़ी थी, सड़कें सीधी थी, बल्कि जो गलियाँ हैं कोई बंद गली नहीं थी। सारी गलियाँ एक दूसरे को एक ग्रिड सिस्टम से, एक ग्रिड पैटर्न से बनी थी। सारी की सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा का पूरा जो शहर है वो एक वर्ग आकार में बटा हुआ था। तो अगर आप हड़प्पा सभ्यता के शहरों की बात करोगे तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों की अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक सिस्टम से सेट किए गए थे, एक प्लानिंग से बनाए गए थे, नगर योजना के आधार पर बनाए गए थे, जहां सारी की सारी जो सड़कें थी चौड़ी थी, सीधी थी, एक पैटर्न पे बनी हुई थी। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पूरा का पूरा जो शहर था वो वर्गाकार खंडों में बटा था। नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक नगर ऊंचाई पर था, ये माना जाता है यहाँ पर राजा रहते होंगे, पुजारी रहते होंगे, अधिकारी रखते होंगे। ये पूरा का पूरा एरिया किलेबंद था, इसे दुर्ग कहते हैं। जबकि एक निचला नगर था, लोअर टाउन था, जहाँ पर आम नागरिक रहते थे। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े घर मिले हैं जिससे हमें सार्वजनिक उपयोग के बारे में पता चलता है कि सभा भवन होंगे, स्नानागार होंगे, गोदाम होंगे। इसके अलावा यहाँ के जो घर थे वो सबसे बड़ी बात है ईंटों से बने थे। बड़े बड़े आंगन थे, आंगन में कई कमरे होते थे। घर का मेन गेट इस प्रकार से बनाया जाता था कि सब कुछ अंदर से ना दिखाई दे। नीचे तल पर कोई खिड़की नहीं थी, जिससे पता चलता वो एकांतवास में जीवन व्यतीत करते थे। ऊपरी तल पर खिड़कियां मिली हैं। तो भाई हड़प्पा सभ्यता का अगर आप नगर नियोजन देखोगे वेल डेवलप्ड था। शहर 2 भागों में बटा था, एक तरफ दुर्ग था, एक तरफ निचली बस्तियां थी, अच्छी अच्छी सड़कें थी, नालियों की व्यवस्था की गई थी। घर की बात करोगे तो घर में बीचों बीच एक आंगन होता था। आंगन के तीनों तरफ कमरे होते थे, कमरे के आकार की रसोई होती थी। सारी एक्टिविटी आंगन में की जाती थी। नीचे तल पर कोई खिड़की नहीं है, ऊपरी तल पर खिड़कियां हैं। तो इससे पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले सभ्यता कितनी वेल डेवलप्ड थी। अब हम बात करते हैं जल निकास प्रणाली की व्यवस्था, क्योंकि उसने हमसे 2-3 चीज़ें पूछी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, नगर नियोजन के बारे में बताओ, फिर जल निकास प्रणाली और फिर वास्तुकला। अब देखो, जल निकास प्रणाली की बात करोगे तो इसमें आपको नालियों के बारे में लिखना है। आज से 5000 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी एरिया में नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। आज भी आप भारत के गाँव में चले जाओ, नाली व्यवस्था नहीं मिलेगी। जबकि 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता में प्रत्येक घर से जल निकासी के लिए जल नालियाँ मिली हैं, जिन्हें पक्की ईंटों से बनाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर हौदियाँ बनाई गई, जिसमें कचरा जम जाएगा और फिर पानी आगे निकल जाएगा। और कचरा जो मिला है उससे ये सारी चीज़ें पुष्ट भी होती हैं। और नालियों के बारे में मैके ने बताया, अर्नेस्ट मैके ने, ध्यान रखना। हड़प्पा की खुदाई से एक स्नानागार मिला है। स्नानागार जो आज पूल जैसे होते हैं कि भाई एक पूल होता है, उसमें दोनों तरफ क्या होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं उतरने के लिए। तो ऐसे हड़प्पा में एक स्नानागार मिला है, जिसमें ये माना जाता है कि ये कोई धार्मिक महत्व का होगा। लोग यहाँ पर आते होंगे। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, दोनों तरफ कमरे बने हुए, चेंजिंग रूम बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस समय पर भी लोग इस प्रकार के जो पूल होते थे, स्नानागार होते थे, इनका प्रयोग करते थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोगों ने पानी के लिए कुएँ बनवाए थे। लगभग 700 कुएँ खुदाई में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कुओं से पानी पहुँचाया जाता था। इसके अलावा जल संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। पानियों को नालियों के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के बारे में लिखोगे तो आप नालियों के बारे में लिखोगे, स्नानागार के बारे में लिखोगे, कुएं के बारे में लिखोगे और जल को बचाने के तरीके बताओगे। थर्ड टॉपिक जो था इस क्वेश्चन का वो ये है कि हड़प्पा की वास्तुकला बताओ। तो हड़प्पा की जो वास्तुकला थी वो वेल डेवलप्ड थी, प्लानिंग से बने हुए थे। जो वही पहले वाली बात बतानी आपको, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। जो ईंटें थी वो 3:2:1 रेशो में थी।
घरों का निर्माण एक जैसे आकार और डिजाइन से होता था, वेंटिलेशन की सुविधा भी होती थी, गोदामों का भी निर्माण किया गया था, बड़े बड़े सार्वजनिक भवन भी थे, किलेबंदी भी की गई थी। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है, जल निकास प्रणाली है, जो वास्तुकला है, वो उस समय की सबसे कुशल व्यवस्था थी। एक अच्छी सड़क प्रणाली थी, एक अच्छी जल निकास प्रणाली थी। इससे पता चलता है कि कितने वेल डेवलप्ड लोग थे, एजुकेशन का लेवल भी अच्छा होगा, लोगों को वास्तुकला के बारे में ज्ञान भी होगा, तभी तो वो ये सारी चीज़ें कर पाए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं आशा करता हूँ आप कर दोगे। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर की वीडियो भी डाल रखी है, आप चाहो तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो। हम यहाँ पर बस एक रिवीजन नोट्स तैयार कराई हमने, जिसमें आपका रिवीजन करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है अशोक की धम्म नीति के बारे में बताओ। तो देखो, अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग जिसे आज उड़ीसा कहते हो आप, तो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। अशोक ने बहुत ज़्यादा रक्तपात देखा और अशोक का दिल बदल गया। अशोक ने कहा भाई आज से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर अशोक ने क्या करा, बौद्ध धर्म के उपदेश सुने, अपने भाई को बुलाया था उसने, जिसने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब जब उसने बौद्ध धर्म के संदेश सुने तो उसने अन्य धर्मों से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं इकट्ठी करी और उन शिक्षाओं को ही अशोक की धम्म नीति कहते हैं। तो ध्यान रखना, अशोक एक युद्ध लड़ता है, कलिंग युद्ध, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, महिलाएं लगभग सारी विधवा हो जाती हैं कलिंग की, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अशोक के जीवन पर इस युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो कहेगा यार युद्ध बेकार है, युद्ध हमेशा हत्याएं देता है, हमें युद्ध खत्म करना है। और इसके लिए उसने क्या करा, फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत चलाए। उसने कहा कि हम पूरी तरीके से क्या है, सोसाइटी को नैतिकता के आधार पर लाएंगे। तो अशोक की जो धम्म की नीति है उसमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। यहाँ शुरुआत में इंट्रो में यही बातें लिखी हैं। धम्म का उद्देश्य यही था, समाज में समानता लाया जाए और धर्म का प्रचार किया जाए। अशोक की धम्म नीति की पहली विशेषता ये थी नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। अशोक ने हिंसा और युद्ध को त्याग दिया और अपने साम्राज्य में हिंसा का प्रचार किया। उसने कहा पशु और जानवरों तक को भी, पक्षियों तक को भी कोई नहीं मारेगा, सबके प्रति दया दिखाई जाएगी, करुणा दिखाई जाएगी। उसने रिलीजियस टॉलरेंस की बात करी, धार्मिक सहिष्णुता की बात करी। अशोक ने सभी धर्मों को समान सम्मान दिया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसके जो अभिलेख हैं सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। अशोक की धम्म नीति में नैतिकता थी, सत्य था, ईमानदारी थी, विनम्रता थी, संयम थे, यानी कि जितने भी अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं सारे इसमें लिख देना कि चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और दूसरे की जो संपत्ति है उस पर निगाह नहीं रखनी चाहिए, सामाजिक कल्याण की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना चाहिए, सड़क निर्माण करना चाहिए, जल व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जानवरों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्यों को भी रखा कि अशोक ने कहा कि मैं पॉलिसीज तो बना रहा हूँ, धर्म का प्रचार तो कर रहा हूँ, लेकिन लोग इसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो लोग इसे फॉलो करें, इसके लिए उसने एक अधिकारी रखे और ये अधिकारी थे धम्म महामात्य। इसके अलावा अशोक के धम्म ने राजनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। अशोक ने धम्म नीति को बढ़ावा देने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का प्रयोग किया है। उसने जगह जगह पर ना शिलालेख लिखवा दिए थे, पिलर्स पे चीज़ें लिखवा दी थी ताकि जनता को ये पता चल जाए कि उन्हें क्या क्या करना है। अशोक की धम्म नीति का प्रभाव ये रहा कि उसने शांति स्थापित करने में मदद करी, लोगों में तालमेल को बढ़ावा दिया, धर्म के बीच में जो मतभेद थे उसे खत्म करने का प्रयास किया और बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया तक किया। तो अशोक की जो धम्म की नीति है वो मानवता पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है, सेकुलरिज्म पर आधारित है, समाज के कल्याण पर आधारित है, ये राजा के कर्तव्यों पर आधारित है, समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या जिम्मेदारी हो इस पर आधारित है, सत्य, अहिंसा, इसके अलावा विभिन्न धर्मों की जो शिक्षाएं हैं उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महापाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं बताओ। तो महापाषाण कालीन संस्कृति की अगर आप बात करोगे तो महापाषाण कालीन संस्कृति का जो समय है वो नवपाषाण काल से पहले है और पूरा पाषाण काल के बाद है, यानी कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो ये जो बीच वाला समय है ये मध्य पाषाण है और इसका टाइम पीरियड है 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व। इस काल की बात करें तो इस काल में मानव समाज ने शिकार, मछली पकड़ना और कृषि की शुरुआत की ओर कदम बढ़ा दिया है, यानी कि समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उस परिवर्तन से आने का पहले जो समय है वो मध्य पाषाण काल है। इस काल में जो व्यक्ति छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए हथियारों का प्रयोग कर रहा है जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, तीर, भाले और हंसिया का यूज़ कर रहा है, पत्थरों को और ज़्यादा प्रभावी बना रहा है, शिकार कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, छोटे छोटे जानवर और पक्षियों के शिकार के लिए तीर का प्रयोग कर रहा है और अस्थायी कृषि की शुरुआतों के संकेत मिले हैं। ध्यान रखना, क्योंकि खेती जो है वो नवपाषाण काल में शुरू हुई है, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं कि लोगों ने यहाँ से कृषि सीख ली होगी। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया है, अस्थायी आवासों में रहना शुरू कर दिया है, गुफाओं और चट्टान पर चित्र बनाना शुरू कर दिया है, जिस चीज़ का उसे शिकार करना है उस प्रकार के जो पशु हैं वो उसने दीवारों पर बनाने शुरू कर दिए मध्य पाषाण काल में। पशुओं को पालना शुरू हो चुका है
मानव ने नदी, झील और जल के पास छोटे छोटे घर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ग्लेशियर्स वगैरह जो पिघलने शुरू हुए वो यहीं से शुरू हुए। तो मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति है इसने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने यहाँ पर मानव ने औजारों को बनाना सीखा, समूह में रहना शुरू किया। इससे पहले मनुष्य शिकारी का जीवन व्यतीत करता था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता फिरता था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से और समझना है ना, तो नवपाषाण काल वाला क्वेश्चन समझ लेना पिछली वाली वीडियो से, तो वहाँ पर मैंने उसे ना बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ से आपको इसका क्लू मिल जाएगा, क्योंकि नवपाषाण और मध्यपाषाण से आएगा कोई एक ही क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन है, महाजनपद से आप क्या समझते हो और मगध एक पावरफुल महाजनपद कैसे बना। तो देखो, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो 16 बड़े महाजनपद थे, ठीक है। जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे पहले भारत में 16 बड़े महाजनपद थे, ठीक है। जैसे मगध हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, गांधार हो गया, और इन सभी बड़े महाजनपदों में जो सबसे बड़ा था वो था मगध, जिसे आज बिहार के नाम से जानते हैं। तो देखो, महाजनपद की बात करोगे तो वो एक एरिया है, महा का अर्थ होता है बड़ा, और जनपद का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, जहाँ का एक राजा होता है, एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है, अपनी सेना होती है, उसे महाजनपद कहते हैं। अगर आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ोगे, जैन ग्रंथों को पढ़ोगे, तो उसमें हमें महाजनपदों के बारे में पता चलेगा। जैसे कि एक बौद्ध ग्रंथ है गुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में लिखा है। तो महाजनपद एक क्षेत्र है विशेष जहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या निवास कर रही है, अपना एक राजा है, सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र महाजनपद कहलाएगा। और कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध, जिसे आज बिहार के नाम से हम जानते हैं। आखिर मगध इतना पावरफुल कैसे बना? तो सुनो, सबसे पहली बात है, कोई एरिया अगर पावरफुल बनेगा तो उसमें उसकी ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मगध की बात करोगे तो गंगा और सोन नदियों के किनारे था। अब गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित है तो क्षेत्र में कृषि भी अच्छी होगी। क्यों? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, नदियों से सिंचाई की जाएगी, बड़े पैमाने पर खेती होगी। और आपको पता ही है, एंशियंट इंडिया में या पूरे के पूरे किसी प्राचीन समाज में आप देखोगे तो लोग कृषि पर निर्भर थे। जितनी अच्छी खेती होगी, राजा को इनकम भी उतनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा इनकम होगी क्षेत्र उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो मगध के शक्तिशाली बनने का सबसे पहला कारण था उसका क्षेत्र। ये गंगा और सोन नदियों के किनारे था, कृषि के लिए उपजाऊ था, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिली हुई थी, खनिज संसाधन थे। अगर हम बात करें मगध की तो यहाँ पर लोहे की खानें थी, तांबे की खानें थी। अब जिसके पास लोहे की खानें होगी, तांबे की खानें होगी, तो वो हथियार भी अच्छे बनाएगा, औजार भी अच्छे बनाएगा और दूसरे क्षेत्रों को बेचेगा भी, इससे भी इनकम जनरेट होगी। तो मगध के शक्तिशाली होने का कारण था सबसे पहले उसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जहाँ वो गंगा और सोन नदियों के किनारे था। प्रकृति का उपहार मिला उसे, पीने के पानी, सिंचाई की सुविधाएं, कृषि व्यवस्था मिली, नदियों से ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता था, खनिज संसाधन भी मिल गए, जैसे लोहा तांबे जैसे जो खनिज संपदा है ये भी मिल गए, व्यापार को बढ़ावा दिया गया। मगध की सैन्य शक्ति सबसे विकसित थी। कोई भी क्षेत्र डेवलप जब भी हो सकता है जब उसकी सेना मजबूत हो। तो 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल जनपद जो बना मगध, उसके पीछे उसकी सैनिक शक्ति की बात थी। रथ थे, हाथी थे, पैदल सेना थी। इसके साथ साथ जहाँ के जो क्षेत्र में राजा अच्छे होंगे तो वो क्षेत्र मजबूत होगा ही होगा। मगध के राजाओं की बात करोगे तो बड़े महान राजा थे यहाँ, बिंबसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक, ये सब मगध के राजा बने। इन्होंने वैवाहिक संबंधों और मित्रता के माध्यम से अन्य राज्यों के साथ संबंध जोड़ा, युद्ध के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों को अपने आप में मिला लिया। अजातशत्रु ने युद्ध के माध्यम से कौशल, काशी और अन्य महाजनपदों को मगध में मिला दिया था। मगध बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र था, इसलिए भी ये मजबूत था। शासन प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, सेना का प्रबंध बहुत अच्छा था, टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा था, जुडिशियल सिस्टम बहुत ही अच्छा था। जंगलों में हाथियों की तादाद थी जिन्हें धरपकड़ की जाती थी और सेना में भर्ती कर लिया जाता था। मगध के पास डिप्लोमेसी भी थी और साथ साथ सैनिक अभियान भी थे, जिसके माध्यम से उसने आसपास के सारे महाजनपदों को जीत लिया। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे भाई मगध महाजनपद क्यों बना पावरफुल, तो आप बोलोगे सबसे बड़े बड़े राजा वहाँ थे। इसके अलावा जंगलों में हाथियों की तादाद थी जो सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके अलावा रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा थे जिसका यूज़ वो करते थे, गंगा और सोन नदियों के किनारे थे। इन सब का प्रॉफिट जो है वो मगध को मिला। अगला जो क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताओ। तो बौद्ध धर्म के अगर आप प्रमुख सिद्धांत की बात करोगे तो बौद्ध धर्म का पहला जो सिद्धांत है वो है 4 आर्य सत्य। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 सत्य बताए। उन्होंने कहा हमारे जीवन के 4 सत्य हैं। पहला पहला सत्य है वो है दुख। इस जीवन में हर जगह दुख ही दुख है। जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, बीमारी भी दुख है। हर एक चीज़ दुख का कारण है। संसार अस्थिर है, लोग असंतुष्ट हैं और हर जगह दुख है। इसलिए उन्होंने कहा सर्वम दुखम, हर जगह दुख ही दुख है। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन की यात्रा अगर आप पढ़ोगे तो जब उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, इसके साथ साथ एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा,
और यहीं से वो बुद्ध की ओर चले गए। एक सिद्धार्थ नाम का लड़का बुद्ध बन गया। तो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने कहा सर्वम दुखम, हर जगह दुख ही दुख है, 90% लाइफ में दुख ही होता है। दूसरा सत्य ये, यानी कि दुख को आप सत्य मानो कि दुख तो है ही जीवन में। दूसरा सत्य उन्होंने कहा कि दुखों का कारण भी होता है। अगर दुख है तो दुखों का कारण होगा। दुखों का कारण होती है इच्छाएं। तो सभी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, काम है, लालसा है, स्वार्थपूर्ण इच्छाएं हैं, यही मनुष्य के दुखों का कारण है। अगर दुख का कारण है तो निवारण भी होगा। तो बुद्ध कह रहे हैं दुखों का अंत संभव है यदि हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दें, तभी हमें मोक्ष मिल जाएगा, आत्मा की शांति मिल जाएगी। अब लोग कह रहे हैं भाई जो दुखों का अंत है वो कैसे करें? तो उन्होंने कहा 8 मार्ग हैं, इन 8 मार्गों को अपना लो, आपका दुखों का अंत हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से 4 सत्य कौन से, अगर क्वेश्चन पूछता है टिप्पणी करने के लिए मान लो, तो बौद्ध धर्म में पहला सत्य क्या है? सर्वम दुखम। दूसरा क्या है? दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं, दुखों का निवारण है इच्छाओं को समाप्त करना। लेकिन एकदम से तो इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, इसके लिए आपको 8 मार्गों पर चलना पड़ेगा, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। इसमें पहली जो है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है राइट व्यू। हमें अपनी आंखों से संसार की सच्चाई को देखना होगा, सत्य ही देखना होगा, सत्य को स्वीकार करना होगा। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। हमारे जो कार्य के इंटेंशन होंगे वो बिल्कुल सही होने चाहिए, अहिंसा के आधार पर हो, करुणा के आधार पर हो, सही सोच को अपना के हमें अपने काम करने चाहिए। ये 8 मार्गों में से दूसरा मार्ग है। तीसरा है सदा सत्य बोलना चाहिए, यानी कि सम्यक वाक, सत्य बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। सम्यक कर्म, जो हमारे कर्म होंगे वो नैतिक होने चाहिए, सही होने चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे व्यवसाय करने चाहिए जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। बुरी आदतों को समाप्त करना चाहिए, अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। पूर्ण मानसिक चेतना को बढ़ावा देना चाहिए, यह है सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि का मतलब है मन की शांति और ध्यान लगाना चाहिए। तो ये बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग हैं, 4 आर्य सत्य हैं और 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत पंचशील का पालन करने की बात कर रहा है, 5 नियमों को, यानी कि कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें संयम से जीवन जीना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनात्मा, यानी कि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। ये कहता है इस आत्मा नहीं होती है। ये परम सत्य की बात करता है कि सभी जो पदार्थ हैं वो क्षणिक हैं और एक समय तक सभी रहते हैं और यही सभी जो है दुख का कारण बनते हैं। कर्म और पुनर्जन्म की बात करें तो वो कहता है कि अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म की वजह से व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और दुख का चक्र चलता रहता है। मोक्ष अगर प्राप्त करना है बौद्ध धर्म के हिसाब से तो दुखों को खत्म करना है, तो अपनी इच्छाओं को हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी हम इस संसार की माया से बाहर निकल सकते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, वो जीवन के दुखों को खत्म करने की बात करती हैं, करुणा और ध्यान की बात करती हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, संकल्प, आत्मनियंत्रण की बात की है, तृष्णा को खत्म करने की बात की है, इच्छाओं को खत्म करने की बात की है। वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारतीयों का पर्यावरण के प्रति क्या नज़रिया था, विज्ञान के प्रति क्या नज़रिया था और टेक्नोलॉजी के प्रति क्या नज़रिया था। तो जब आप प्राचीन भारत का अध्ययन करते हो तो प्राचीन भारत में पर्यावरण के प्रति, विज्ञान के प्रति और प्रौद्योगिकी के प्रति जो भारतीयों का नज़रिया था वो बहुत प्रभावशाली था। अगर आप वेदों का अध्ययन करते हो तो आपको पता चलता है कि कितनी तगड़ी तकनीक उस समय विकसित थी। तो आइए हम इनको बारी बारी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण की बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय साहित्य पढ़ लो, आप वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। लोग बाग नेचर को भगवान के रूप में सम्मानित करते थे। पृथ्वी देव, अग्निदेव, वायुदेव, आकाश, ये 5 तत्व थे। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व थे, यही जीवन का आधार थे। इसलिए लोग पर्यावरण को संरक्षित करते थे। पीपल, बरगद के पेड़ों की पूजा करते थे, नीम के पेड़ों की पूजा करते थे और इन्हीं पर वो निर्भर भी थे। तो सबसे पहली बात यह है कि पर्यावरण के प्रति जो है धार्मिक महत्व था भारत का। भारतीय लोग जो थे वो प्रकृति के साथ रिश्ता रखते थे, प्रकृति पर निर्भर थे और प्रकृति को धन्यवाद करते थे। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात करते थे, वृक्षारोपण करते थे, जंगलों की सुरक्षा करते थे, गंगा, यमुना, सरस्वती को पवित्र नदियां मानकर उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते थे। इसके अलावा संतुलित विकास करते थे। कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता था। जैविक खेती की जाती थी, सभी जीवों के प्रति करुणा रखी जाती थी, जानवरों चाहे पक्षियों सबकी मदद की जाती थी। तो ये पर्यावरण के प्रति भारतीयों का नज़रिया था। टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो प्राचीन भारत में कृषि होती थी और कृषि से संबंधित जो है टेक्नोलॉजी भी होती थी। कुएं का निर्माण किया गया था, नहरों का निर्माण किया गया था, तालाब का निर्माण किया गया था, जिससे पता चलता है कि वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो उन्हें आता था। हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में पढ़ लो, सड़कों के बारे में पढ़ लो, जिससे आपको पता चलता है कि कितनी अच्छी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था यहाँ का। राजस्थान में बावड़ियाँ बनवाई गई थी बहुत सारी,
तो इस प्रकार से प्राचीन भारत की अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे तो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको महल मिल जाएंगे, गुप्त काल के देख लो, हड़प्पा के जो किले देख लो। इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी वास्तुकला थी, लोगों को इंजीनियरिंग का ज्ञान था। भवन निर्माण में प्राकृतिक वायु प्रभाव और सूर्य की रोशनी का भी ध्यान रखा जाता था। प्राचीन भारत के अगर आप मंदिर देख लो तो आपको पता चलेगा कितनी बढ़िया वास्तुकला थी, वेल सेटल चीज़ें थी और बहुत ही प्रॉपर वे में बनाई गई थी। कृषि और टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं अब हम। तो कृषि में प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार खेती की जाती थी। हल, फाल और सिंचाई के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। भूमि के उपजाऊपन को बनाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता था। धातु विज्ञान की बात करें तो लोहे, तांबे और कांसे का औजारों का यूज़ किया जाता था हथियार और मूर्तियों को बनाने में। दिल्ली का आप लोह स्तंभ देख लो, इतना ज़बरदस्त है कि जंग नहीं लगता उस पर। आयुर्वेद में का ज्ञान था लोगों को, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। पर्यावरण को संतुलन में ध्यान रखते हुए औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता था। समाज और पर्यावरण की बात करोगे तो पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता था। वृक्षों की पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी। त्योहारों और अनुष्ठानों के माध्यम से पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाता था। विश्नोई समाज के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो जल स्रोतों को बचाने में, कृषि स्रोतों को बचाने में प्राचीन ग्रंथों में आप पढ़ लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिससे हमें भारतीय लोगों के पर्यावरण के प्रति नजरिए के बारे में पता चलेगा। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में भी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बात की गई है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जड़ी बूटियों, औषधीय पौधों और प्राकृतिक चिकित्सा की बात की गई है। जलवायु और मौसम की समझ भी थी भाई। वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के अगर आप पढ़ोगे तो आपको मौसम विज्ञान के बारे में भी बताएंगे। तो इससे पता चलता है कि उस समय का ज्ञान कितना अच्छा था, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा लोगों को पता थी। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राचीन भारत में पर्यावरण विज्ञान, टेक्नोलॉजी के प्रति नजरिया संतुलित था। प्रकृति को केवल संसाधन नहीं माना जाता था, जीवन का आधार माना जाता था, ईश्वर का उपहार माना जाता था और उसके संरक्षण के लिए काम किया जाता था। आशा है इन 12 क्वेश्चनों में से कोई से भी क्वेश्चन आएंगे आप कर दोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो चीज़ें थोड़ी सी लेंथी हैं और हमने इसे बहुत ही कम समय में कवर करवाने की कोशिश की है, इसलिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी जल्दी हुई हैं। कहीं अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ।